कल अपन ने एकीकरण का शाब्दिक अर्थ, एकीकरण के उद्देश्य और एकीकरण के प्रकारों में विलय की प्रकृति का एकीकरण, एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और क्रय की प्रकृति का एकीकरण, एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज डिस्कस किया। आज अपन क्रय प्रतिफल के बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। क्रय प्रतिफल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसकी गणना कैसे होती है। क्रय प्रतिफल, परचेज कंसिडरेशन, हस्तांतरी कंपनी द्वारा जो अपनी संपत्तियां और दायित्व हस्तांतरित कंपनी को हस्तांतरित किए जाते हैं, तो उसके बदले हस्तांतरित कंपनी मतलब खरीदने वाली या ट्रांसफरी कंपनी जो राशि उसके बदले चुकाती है, देती है, वो क्रय प्रतिफल कहलाता है। और सरल शब्दों में समझें तो हस्तांतरित कंपनी द्वारा, ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, क्रेता कंपनी द्वारा, कुछ भी कहते हैं ज्यादा अच्छा है, हस्तांतरित शब्द काम में लें तो हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी का व्यापार, ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस खरीदने के बदले में दी जाने वाली राशि क्रय प्रतिफल कहलाती है। लेखा मानक 14 के अनुसार एकीकरण हेतु जो प्रतिफल है या क्रय प्रतिफल है, उससे आशय हस्तांतरी कंपनी द्वारा, हस्तांतरी कह दो, हस्तांतरिती कह दो, एक ही चीज है। ट्रांसफरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के, ट्रांसफर कंपनी के समता और पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को निर्गमित किए जाने वाले अंशों या अन्य प्रतिभूतियों या रोकड़ या अन्य संपत्तियों के रूप में किए गए कुल भुगतान से है। कुल मिला के लेखा मानक 14 ये बताता है कि एकीकरण के हिसाब से जो क्रय प्रतिफल है उसका मतलब है ट्रांसफर कंपनी द्वारा, ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स या अन्य प्रतिभूतियां या रोकड़ या अन्य संपत्तियों के रूप में जो भी कुल भुगतान किया जाता है वो क्रय प्रतिफल है। तो अब मैं हिंदी में बोलता हूं कि लेखा मानक 14 के अनुसार एकीकरण हेतु प्रतिफल से आशय हस्तांतरी, ट्रांसफरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक, ट्रांसफरर कंपनी के समता एवं पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को निर्गमित किए जाने वाले अंशों या अन्य प्रतिभूतियों तथा रोकड़ या अन्य संपत्तियों के रूप में किए गए कुल भुगतान से है। क्लियर? अब आगे सुनो। हस्तांतरी कंपनी द्वारा मतलब ट्रांसफरी कंपनी द्वारा लिए गए दायित्वों का यदि वह भुगतान करती है तो उसे क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब ट्रांसफरी कंपनी ने जो लायबिलिटीज ले ली है उसका वो पेमेंट करती है लायबिलिटीज का, तो ठीक है, लायबिलिटी वो उसकी है, वो पे करेगी, पर वो पीसी का पार्ट नहीं होगा। क्रय प्रतिफल के भुगतान हेतु, अब पेमेंट की बात आ रही, परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट हेतु अंशों या अन्य प्रतिभूतियों का निर्गमन जो किया जाता है
वो सम मूल्य पर हो सकता है, प्रीमियम पर हो सकता है, प्रब्याजी पर, या बट्टे पर हो सकता है। पर आजकल जो अंश हैं या शेयर्स हैं वो बट्टे पर निर्गमित नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों नए कंपनी एक्ट में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्रय प्रतिफल के निर्धारण में रोकड़ के अतिरिक्त प्रत्येक तत्व, चाहे वो अंश हो, चाहे प्रतिभूति हो, अंश के अलावा दूसरी, या संपत्ति हो, तो रोकड़ के अतिरिक्त प्रत्येक तत्व को उसके उचित मूल्य पर दिखाना चाहिए, फेयर वैल्यू पर दिखाना चाहिए। क्रय प्रतिफल जो निर्धारित किया जाता है उसकी 4 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है एक मुश्त राशि पद्धति, लमसम अमाउंट मेथड। दूसरी विधि का नाम है शुद्ध संपत्ति राशि पद्धति, अमाउंट ऑफ नेट एसेट मेथड। तीसरी विधि का नाम है शुद्ध भुगतान पद्धति, नेट पेमेंट मेथड। और चौथी विधि का नाम है अंश विनिमय पद्धति, अर्थात शेयर एक्सचेंज मेथड। इनमें से पहली 2 विधियां आपके व्यापार क्रय के अंतर्गत, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के अंतर्गत समझी हुई है। ऐसे तीसरी भी समझी हुई है, पर थोड़ा सा एकीकरण के हिसाब से मामूली परिवर्तन आ जाता है उसमें, और चौथी तो नई है ही। तो सबसे पहले लेते हैं एक मुश्त राशि पद्धति, लमसम अमाउंट मेथड। यदि प्रश्न में क्रय प्रतिफल की एक मुश्त राशि मतलब कुल राशि दी हुई हो तो वही क्रय प्रतिफल होता है, और अन्य किसी प्रकार इसकी गणना करने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, शुद्ध संपत्ति राशि पद्धति, अमाउंट ऑफ नेट एसेट मेथड या नेट एसेट मेथड। इस विधि के अंतर्गत क्रय प्रतिफल ज्ञात करने के लिए हस्तांतरी कंपनी में, बार बार इंग्लिश साथ में बोलूंगा, ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ली गई हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियों के, मतलब ट्रांसफरर कंपनी की संपत्तियों के वर्तमान मूल्य, अर्थात प्रेजेंट वैल्यू जिसको कहते हैं, वर्तमान मूल्य। और यदि ये दिया हुआ नहीं है तो बुक वैल्यू को ही, जो बुक्स में वैल्यू दी है उसी को ही प्रेजेंट वैल्यू माना जाता है। तो वर्तमान मूल्य जो है उसमें से जो उसने दायित्व लिए हैं उनका वर्तमान मूल्य घटाया जाता है। वापस बोल रहा हूं, इस नेट एसेट मेथड के अंतर्गत क्रय प्रतिफल अपन जब ज्ञात करते हैं तो उसके लिए ट्रांसफर कंपनी की जो संपत्तियां प्राप्त करती है उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, वर्तमान मूल्य, उसमें से जो दायित्व उसने लिए हैं उसके वर्तमान मूल्य, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन, को घटा लिया जाता है। शॉर्ट में क्या कहूं कि यहाँ नेट एसेट मेथड में परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन। और प्रेजेंट वैल्यू अलग से नहीं दी है तो जो बुक वैल्यू है वही प्रेजेंट वैल्यू है। तो इस प्रकार जो अंतर आएगा, इस प्रकार जो अंतर आएगा या जो इस प्रकार राशि ज्ञात होगी वो क्रय प्रतिफल होगी। इस विधि में क्रय प्रतिफल ज्ञात करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो ध्यान से समझिए। नंबर 1, संपत्तियों में रोकड़ और बैंक शेष हमेशा ही शामिल किए जाएंगे। कैश और बैंक बैलेंस हमेशा ही संपत्तियों का हिस्सा होंगे जब तक कि इसके विपरीत प्रश्न में न लिखा हो। परंतु काल्पनिक संपत्तियां कौन सी होती है? फिक्टिशियस एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अर्थात काल्पनिक संपत्तियों में प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, डिस्काउंट मतलब प्रतिभूतियों पर दिया गया बट्टा, डिस्काउंट ऑन सिक्योरिटी, तथा लाभ हानि खाते का नाम शेष
इनको अपन शामिल नहीं करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, संपत्तियों में रोकड़ और बैंक शेष हमेशा ही शामिल होंगे जब तक कि इसके विपरीत क्वेश्चन में कुछ सूचना न हो, परंतु जो काल्पनिक संपत्तियां हैं वो शामिल नहीं होगी। और काल्पनिक संपत्तियां कौन सी होती है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, अंडरराइटिंग कमीशन, सिक्योरिटीज डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। नंबर 2, यदि कोई संपत्ति ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली है तो उसको क्रय प्रतिफल ज्ञात करते समय शामिल नहीं करेंगे। अब कोई संपत्ति ली नहीं, मैंने आप ऊपर बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन, तो ली नहीं है तो उसको शामिल नहीं करेंगे। तीसरी बात, कुछ संपत्तियां हैं जैसे गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंसेज, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनको भी संपत्तियों में शामिल करेंगे, परंतु इनकी वैल्यू नहीं दी है तो बुक वैल्यू ही उनकी वैल्यू मानी जाएगी। मतलब ये संपत्तियां गुडविल है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, जब तक प्रश्न में इसके विपरीत कुछ नहीं लिखा हो इसको शामिल करना है। आगे चौथा, दायित्वों में तीसरे पक्ष को देय समस्त दायित्व, थर्ड पार्टी को पेमेंट होने वाले सारे लाइबिलिटीज को शामिल किया जाएगा। थर्ड पार्टी को पेमेंट होने वाली लाइबिलिटीज कौन सी है? ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, बीपी हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, डिबेंचर है, लोन्स है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, अनक्लेम डिविडेंड है, एम्प्लॉयज़ की डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इनको शामिल करते हैं। तो वापस बोल रहा हूँ, दायित्वों में तीसरे पक्ष के चुकाने योग्य समस्त दायित्व शामिल किए जाएंगे, जैसे व्यापारिक लेनदार, देय बिल, बैंक अधिविकर्ष, आदत्य व्यय, ऋण पत्र, ऋण, आयकर प्रावधान, न मांगा गया लाभांश, कर्मचारियों की जमा प्रतिभूति आदि। पांचवी चीज ध्यान रखनी है कि दायित्वों में गत वर्षों के एकत्रित लाभ और संचितियां, गत वर्षों के एकत्रित लाभ और संचितियां, जिसको रिटेन प्रॉफिट्स कहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं, इनको शामिल नहीं किया जाता है। दायित्वों में एकत्रित लाभों को या रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी आइटम्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। वो कौन कौन से आइटम हैं? पूंजी संचय, सामान्य संचय, संचय कोष, शोधन संचय, लाभांश समकरण संचय, प्रतिभूति प्रब्याजी, पूंजी शोधन संचय, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, विकास छूट संचय, और आकस्मिक संचय, कर्मचारी दुर्घटना क्षतिपूर्ति, बीमा कोष आदि। इंग्लिश में बोल दूं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिडम्पशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, डेवलपमेंट रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व, एम्प्लॉय एक्सीडेंट या कंपनसेशन या इंश्योरेंस फंड, इनको शामिल नहीं किया जाएगा। परंतु लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट एक डिस्कस करेंगे, उसमें इससे रिलेटेड एक चीज आएगी कि दायित्वों में जो दायित्व प्रकृति के कोष हैं, तब लाइबिलिटी साइड में जो लाइबिलिटी नेचर के फंड हैं उनको वास्तविक दावे की राशि तक, एक्चुअल जितना उनका क्लेम हो सकता है वहां तक उनको दायित्वों में शामिल किया जाएगा। तो वापस सुनिए, दायित्वों में दायित्व प्रकृति के कोषों को वास्तविक दावे की राशि तक शामिल किया जाएगा। तो वो कौन कौन से हैं? कर्मचारी भविष्य निधि कोष, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी पेंशन कोष, एम्प्लॉयज पेंशन फंड,
सुपर एन्वेशन कोष, सुपर एन्वेशन फंड, कर्मचारियों का बचत खाता, एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, कर्मचारी लाभ हिस्सेदारी कोष, एम्प्लॉयज बेनिफिट शेयरिंग फंड, कर्मचारी कल्याण कोष, एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड, कर्मचारी दुर्घटना क्षतिपूर्ति बीमा कोष निधि, प्रस्तावित लाभांश, एम्प्लॉयज एक्सीडेंट कंपनसेशन इंश्योरेंस फंड या प्रपोज डिविडेंड। ये इसलिए ऊपर आए थे, मैंने कहा इसका एक तोड़ है कि एक्चुअल जितना इसका दावा बनता है वहां तक इसको दायित्व में शामिल कर लेंगे। और अंतिम पॉइंट, व्यवसाय में कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को शामिल किया जाता है। व्यवसाय में कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को शामिल किया जाता है। किस व्यवसाय में? जो कंपनी हस्तांतरी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी जिसने खरीदा है व्यापार, उसके व्यवसाय में कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को शामिल किया जाएगा, जो उसने ली है उनको। तो ये आपके हुआ दूसरा मेथड, शुद्ध संपत्ति पद्धति के अंतर्गत क्रय प्रतिफल ज्ञात करने की विधि। इसके बाद तीसरे लेते हैं शुद्ध भुगतान पद्धति। इस विधि के अंतर्गत हस्तांतरी कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को हस्तांतरक कंपनी को निर्गमित किए गए अंशों, ऋण पत्रों, दी गई अन्य संपत्तियों तथा दिए गए रोकड़ भुगतान को शामिल किया जाता है। नेट पेमेंट, पेमेंट के नेचर हैं। पेमेंट जो करते हो कैसे करोगे, या तो शेयर दोगे या डिबेंचर दोगे या अन्य कोई संपत्तियां दोगे या रोकड़ में पेमेंट करोगे, तो ये सब की जोड़ क्रय प्रतिफल कहलाएगी। प्रतिभूतियों का जो निर्गमन होता है, प्रतिभूति मतलब अंश या ऋण पत्र या दोनों, तो इनका निर्गमन सममूल्य पर, ब्याज पर या बट्टे पर भी किया जा सकता है। यदि कोई हस्तांतरी कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी अपने द्वारा लिए गए दायित्वों के बदले कोई प्रतिभूति निर्गमित करती है, मतलब कोई लायबिलिटीज टेकन है परचेजर कंपनी द्वारा, उसका कोई वो डिस्चार्ज करती है, पेमेंट करती है, चाहे वो रोकड़ में करे चाहे वो सिक्योरिटी इश्यू करके करे, तो उसे क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं करेंगे। बहुत ध्यान रखने की चीज है। लेखा मानक 14 के अनुसार यदि हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी को किया जाने वाला कोई ऐसा भुगतान जो उसके अंशधारियों को चुकाने के अतिरिक्त हो, मतलब जो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को भुगतान किया जाएगा, वही पीसी है। शेयर होल्डर्स के अलावा किसी को भी पेमेंट किया जाएगा तो वो क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए ऋण पत्रधारियों को किया गया भुगतान क्रय प्रतिफल का हिस्सा नहीं है। ऋणों का या अन्य लेनदारों को किया गया भुगतान क्रय प्रतिफल का हिस्सा नहीं होगा। इनका व्यवहार अलग से होगा और समझौते की शर्तों के अनुसार भुगतान होगा। हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के समापन व्ययों का भी कोई भुगतान किया जाता है तो इसे भी क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए हस्तांतरित कंपनी को मतलब ट्रांसफरी कंपनी को या खरीदने वाली क्रेता कंपनी को अलग से लेखा प्रविष्टि करनी होगी। इसलिए हस्तांतरित कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी को उसके ऋण पत्रों एवं अन्य दायित्वों का भुगतान करने के लिए कोई प्रतिभूति या रोकड़ चुकाया जाता है, दिया जाता है, तो उसे क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं करेंगे। अर्थात इस विधि में क्रय प्रतिफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, हस्तांतरित कंपनी द्वारा ली गई संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों को क्रय प्रतिफल ज्ञात करते समय ध्यान में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कि यहाँ शुद्ध भुगतान पद्धति है तो संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है।
जितनी सिक्योरिटीज इश्यू होती है, संपत्तियां दी जाती है, रोकड़ दिया जाता है, किसको? शेयर होल्डर को। उनकी जोड़ करके पीछे लगाएंगे। संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों को क्रय प्रतिफल ज्ञात करते समय ध्यान नहीं देंगे। क्रय प्रतिफल ज्ञात करते समय जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके शेयर होल्डर को जो भुगतान होता है उस पर ही ध्यान देंगे। नंबर 2, हस्तांतरी कंपनी द्वारा, ट्रांसफरी कंपनी द्वारा अंशधारियों को भुगतान करने के लिए, कौन से अंशधारी? ट्रांसफरर कंपनी के अंशधारियों को भुगतान करने के लिए अंश, ऋण पत्र और रोकड़ जो भी दिए जाएंगे उनको क्रय प्रतिफल माना जाएगा। नंबर 3, हस्तांतरी कंपनी द्वारा मतलब ट्रांसफरी कंपनी द्वारा लिए गए दायित्वों को कम या समाप्त करने के लिए किए गए भुगतान क्रय प्रतिफल नहीं है। ऊपर भी बता दिया था मैंने। अर्थात ट्रांसफरी कंपनी ने जो दायित्व ले लिए हैं उनको कम करने के लिए या उनको समाप्त करने के लिए कोई भुगतान किया है तो वो क्रय प्रतिफल का हिस्सा नहीं माना जाएगा। नंबर 4, हस्तांतरक मतलब ट्रांसफरर कंपनी के समापन व्ययों का भुगतान कोई ट्रांसफरी कंपनी करती है तो उसे भी क्रय प्रतिफल नहीं मानेंगे। ये पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद 5वां, कोई भी भुगतान हस्तांतरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी को मतलब कोई भी पेमेंट ट्रांसफरर कंपनी को कोई भी भुगतान ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी की ओर से अन्य पक्ष को किया जाता है तो इसे भी क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को खुद को नहीं, उसकी ओर से किसी अन्य पक्ष को करती है। मतलब भुगतान तो ट्रांसफरी कंपनी करेगी पर ट्रांसफरर कंपनी की ओर से मतलब ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफर कंपनी करती है थर्ड पार्टी को, क्योंकि बिजनेस उसने ले लिया है तो वो थर्ड पार्टी को किया गया भुगतान, अन्य पार्टी को किया गया भुगतान क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं होगा। क्योंकि जो भी ट्रांसफरी कंपनी भुगतान करती है ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफर कंपनी ही करती है। और विपरीत सूचना के अभाव में, नेक्स्ट पॉइंट, जब तक कि इसके विपरीत कोई सूचना नहीं दी हुई हो तो विपरीत सूचना के अभाव में ट्रांसफरी कंपनी द्वारा क्रय प्रतिफल के बदले निर्गमित अंश चुकता मूल्य पर मूल्यांकित होंगे, ना कि बाजार मूल्य पर। चुकता मूल्य का मतलब पेड अप मूल्य पर, जब तक कोई इसके विपरीत सूचना नहीं दी हुई है। मार्केट वैल्यू पे उनको मूल्यांकित नहीं करेंगे। और लास्ट, कोई भी अभाज्य अंश की राशि रोकड़ में चुकानी होती है, मतलब कोई भी अभाज्य राशि रह जाए अंश की, क्यों शेयरों में भुगतान करते हैं, कोई फ्रैक्शनल अमाउंट रह जाए तो उसको रोकड़ में चुकाना होता है। तो ऐसी दशा में अभाज्य हिस्से का, फ्रैक्शनल अमाउंट का या फ्रैक्शनल पार्ट का मूल्यांकन करने के लिए उसकी गणना बाजार मूल्य पर की जाएगी और उसी के अनुसार अभाज्य हिस्से का रोकड़ भुगतान किया जाएगा। मान लो कि 3.25 शेयर आ गए तो 3 तो शेयर दे दिए जाएंगे। 1/4 शेयर की कैलकुलेशन जो अमाउंट की होगी वो मार्केट वैल्यू के आधार पर होगी। इसके बाद अपन चौथी विधि लेंगे, अंश विनिमय पद्धति, शेयर एक्सचेंज मेथड।